दुनिया में भारत जनसंख्या के लिहाज से दूसरे नंबर का देश आता है। ये पहले नंबर पर कहते हैं चीन है। चीन की जनसंख्या को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के शासन ने, सत्ता ने, सरकार ने, लोगों ने उसको पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया और दुनिया में छा गए। अपने जनसंख्या बढ़ी हुई भारी जनसंख्या को उन लोगों ने उत्पादन क्षमता के रूप में विकसित किया, बढ़ाया और दुनिया के पैमाने पर छा गए। और जब उत्पादन बढ़ा तो जाहिर सी बात है उसके बाद समृद्धि बढ़ी, और समृद्धि बढ़ी तो वहाँ शिक्षा आई, शिक्षा आई तो वहाँ विज्ञान बढ़ा, विज्ञान बढ़ा तो आज की तारीख में चीन सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ है। और भारत रोना रोता है, इसके यहाँ शिक्षा नहीं, यहाँ कुछ नहीं, भुखमरी के शिकार लोग हैं। और बार बार ये कहा जाता है जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है जिसके चलते हमारा विकास नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है। चीन वहीं आपके बगल में जनसंख्या को लेकर के कितना, और आज चीन और तमाम दुनिया के देश जो भी विकास कर रहे हैं उनके यहाँ समस्या हो गई है कि जनसंख्या बढ़ाई कैसे जाए। उनके यहाँ अब इस बात पर रिसर्च हो रहा है और इस बात पर वहाँ सोच किया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाई कैसे जाए। और हमारे यहाँ यह है कि हमारे यहाँ नेता लोग खड़े होकर मंच पर भाषण करेंगे, तुम्हारी संख्या कम हो रही है, अपनी संख्या बढ़ाओ, अगर सत्ता पर नियंत्रण करना है, सत्ता में अगर भागीदारी करनी है तो मतलब है कि मुंडी बढ़ाओ, अपना वोट बढ़ाओ, चिथड़ों में लिपटे रहो, भोजन मिले न मिले। लेकिन साहब आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट की क्या स्थिति है हमारे देश में और क्या स्थिति है हमारे यहाँ संपत्ति वितरण का। संपत्तियों में जो देश की संपदा है उस पर किन लोगों का आधिपत्य है, कौन लोग उस पर हावी हैं, किनके पास कितना धन है। चंद लोग हैं, 10% लोग हैं जिनके पास 73% अपना संपत्ति है, जिनकी राष्ट्रीय आय क्या है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराते हैं और भी साथी हमारे जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर गुंजन सिंह, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं आशीष रंजन जी। आशीष रंजन जी वैसे तो टेक्नोक्रेट हैं लेकिन बड़ी नौकरियां छोड़ करके ये अपने देश में और खास करके बिहार के अति सुदूर पिछड़े इलाकों में समाज सेवा में आज सम्मिलित हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। तो हम चलेंगे शुरुआती दौर में ही आशीष रंजन से शुरू करते हैं। आशीष रंजन जी, ये जनसंख्या विस्फोट और संपत्तियों का वितरण, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी टिप्पणी? शुक्रिया आनंद भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, जी आ रही। तो भारत तो अब नंबर 1 देश हो गया है जनसंख्या में, और आपने सही कहा कि इसको लेकर राजनीति और विषैली राजनीति हमारे देश में होती आई है, जबकि बार बार अर्थशास्त्रियों ने, बार बार वैज्ञानिकों ने जनसंख्या के कारण गिना दिए हैं कि जो देश गरीब है, जहां महिलाओं के पास शिक्षा नहीं है, वो उस समाज में, उस देश में जनसंख्या अधिक है। ये बात साबित हो चुकी है। इस पे कोई जो अकादमिक जगत है, जो भी सोचने पढ़ने लिखने वाले हैं, नीति निर्धारक हैं, सभी को मालूम है कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है। और ये जो राजनीति हो रही है, निश्चित रूप से उसको सीधे कहना चाहिए, ये जनसंख्या की जब भी बात होती है, और जिस इलाके से मैं आता हूँ, सीमांचल इलाका, जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ठीक ठाक है, 40 से लेकर 45% तक है, तो वहां पर खासकर बीजेपी की ये राजनीति रहती है कि जनसंख्या को लेकर बहुत हाय तौबा मचाया जाए। जबकि सच ये है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा होते हुए भी यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है अब स्टेबलाइज कर गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में देरी से वो हुआ। कई राज्य जो है अपने देश में, खासकर दक्षिण के राज्य हैं, वहां फर्टिलिटी रेट तो 2.2 से कम 2 पे है। तो ये बहुत
जो विस्फोटक बना के इसको पेश किया जाता है कि जनसंख्या बहुत खराब चीज है, जनसंख्या के चलते हम पीछे हैं, जनसंख्या के चलते हम गरीब हैं, ये तर्क को उलट कर सर पे खड़े करने की बात है। क्योंकि गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या की वजह से गरीबी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करने लगे हैं, यानी दुनिया में ऐसे देश हैं जिनका पॉपुलेशन जो है जी, आप फ्रीज कर गए, आपका नेट की प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। इस बीच हमारे ऐसे समय में जनसंख्या को एक पॉजिटिव रूप में लिया जा रहा है और अपना देश एक ऐसे समय में है, अपना देश एक ऐसे स्थान पे है, वो जनसंख्या को भी ले तो हमें, बहुत युवा देश है, हमारी आधी जनसंख्या युवा है, तो हमें इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह लेना चाहिए। और ये कहा भी जा रहा है, राजनेता भी कभी कभी कह रहे हैं, लेकिन लोगों को बांटने के लिए खासकर जनसंख्या, विस्फोटक जनसंख्या या कुछ खास समुदाय में जनसंख्या बढ़ गई है, इसको लेके तर्क दिए जाते हैं। गैर बराबरी जो इशू है, इनइक्वालिटी जो इशू है, वो पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा इशू है, और खासकर जिसको हम लोग आवारा पूंजीवाद कहते हैं या क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। और अभी अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, उसका कोई कह रहा था कि वो कोविड की तरह स्टेजेस में हो रही है, महामारी की तरह स्टेजेस में हो रही है। मैं एक सटायर देख रहा था, तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति, अब ये ऐसे देश में हम जी रहे हैं जहां पर दौलत दिखाना और इस तरीके से दिखाना वो भी स्वीकार करने की कोशिश की जा रही है। इतना वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ कभी नहीं हुआ था अपने देश में, पहले भी बहुत धनाढ्य लोग थे, लेकिन ये वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ की स्वीकार्यता हमें ये बताती है कि इनइक्वालिटी किस हद तक बढ़ गई है, और उसकी स्वीकृति भी समाज में शायद बढ़ी है कुछ खास तबकों में, लेकिन उसका रिएक्शन भी होगा, और पूरे देश में, पूरे दुनिया में रिएक्शन हो रहा है इनइक्वालिटी को लेकर। अभी जो लेफ्ट का अपसर्ज हुआ है, अभी आप फ्रांस को ले लें या ब्रिटेन को ले लें या लैटिन अमेरिका के कुछ देशों को ले लें, इनइक्वालिटी राजनीति का एक अहम चिंतनीय विषय